हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7 की एनसीईआरटी, जो हमारी निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जो कक्षा 7 की भूगोल की है, जिसके अंतर्गत हम आज देखने वाले हैं चैप्टर 2 और चैप्टर 3। तो चैप्टर 2 में क्या है? चैप्टर 2 में है पृथ्वी के अंदर, और चैप्टर 3 में क्या है? हमारी बदलती पृथ्वी। तो इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी हमारा क्या है? पर्यावरण है, जो जियोग्राफी की कक्षा 7 की एनसीईआरटी है। तो जिसमें अंतर्गत हमने देख लिया चैप्टर फर्स्ट क्या? पर्यावरण। आज देखने वाले हैं पृथ्वी के अंदर, और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 क्या है? हमारी बदलती पृथ्वी। इसके बारे में आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी के, यानी कि पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के अंदर। तो इसके बारे में हम आज क्या चैप्टर 2 में देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी कैसी है? वह गतिशील है, जो कि लगातार क्या करती है? वो घूर्णन या घूमते रहती है, जो कि यह एक ग्रह है। कौन? पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर या बाहर निरंतर परिवर्तन होता, मतलब कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर या बाहर क्या होता है? इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो यह हमारे कभी सोचा था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में पृथ्वी किन पदार्थ, मतलब ये जो पृथ्वी क्या है, गोला है, तो क्योंकि इसमें पृथ्वी में क्या आंतरिक भाग में यह बहुत ही पदार्थ होते हैं, जो कि इसके बाहरी आवरण पर। तो पृथ्वी की हम देखते हैं क्या आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वह किन किन पदार्थों से बनी हुई है? जो कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी का आप ये वाला पार्ट देखोगे तो इसमें क्या है? 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। इसको क्या कहते हैं? बाहरी पार्ट को परपटी। बाहरी पार्ट को क्या कहते हैं? परपटी, जिसे क्या स्थलमंडल भी कहते हैं। और फिर इसका जो बीच का भाग है, कौन से वाला? ये वाला। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मैंटल। क्या बोलते हैं इसको? मैंटल। और फिर इसके थोड़े से अंदर वाला भाग में जाओगे आप तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कोर्ड मैंटल, मतलब कि क्रोड मैंटल। और फिर क्रोड मैंटल की ये क्या है? ये सीमा है। और फिर ये वाला भाग को देखोगे आप तो ये भाग क्या है? वाह है कोड है, वाह है कोड। और फिर ये वाला ये भाग है जी आंतरिक कोड है। क्या है ये? आंतरिक कोड का मतलब क्या हो कि सबसे अंदर वाला भाग, जिसे क्या बोलते हैं हम? आंतरिक क्रोड। तो इसमें भी देख सकते हैं डायग्राम में कि पृथ्वी है, पृथ्वी की किस तरह से पृथ्वी को दर्शाया गया है कि पृथ्वी गोल है, उसका बाहरी भूपरपटी है, स्थलमंडल है, और फिर बीच का भाग क्या है? मेंटल है। इसको मेंटल कहा गया है। और फिर ये भाग देखोगे तो इसका थोड़े से अंदर वाला मेंटल क्रोड है, और फिर इसकी मेंटल क्रोड की ये सीमा है, और फिर ये वाह क्रोड, और सबसे आंतरिक भाग क्या है? आंतरिक क्रोड है। इस तरह से दर्शाया गया है। तो अब देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक भाग। पृथ्वी का आंतरिक भाग कौन कौन सा है? तो आप देखेंगे कि एक प्याज की तरह है कि पृथ्वी भी एक ऊपर संकेंद्रित, मतलब ये प्याज देखोगे आप, प्याज की तरह पृथ्वी भी क्या है? ऊपर से एक संकेंद्रित है। और इसकी पृथ्वी की सतह सबसे ऊपरी क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। और यह सबसे पतली होती है, क्योंकि परपटी जो होती है वह बहुत ही पतली होती है, जिसमें कि महाद्वीप संयंत्रित होते हैं, जो कि 35 किलोमीटर क्या है? एक समुद्री सतह पृथ्वी की ऊपरी सतह पर देखोगे आप तो कितना मिलेगा? 35 किलोमीटर क्या है? इसकी समुद्री सतह है। यह केवल 5 किलोमीटर तक ही है। और महाद्वीपीय सह्याद्री के कुछ, जैसे कि आपको मिलेगा क्या? सिलिका है और एल्यूमिना, मतलब कि इसमें आपको क्या मिलेंगे? इसमें मिलेंगे कि
सिलिका मिलेगा, और क्या एल्युमिनियम जैसे खनिज की बनी होती हैं। क्या भूप्रकृति के आंतरिक हिस्से मिलेंगे नहीं, ये वास्तव में वह सिलिका और एल्युमिनियम से खनिजों से बनी होती है। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सियाल या सी सिलिका ए एल्युमिना और भी कहा जाता है। मतलब इन्हें क्या कहा जाता है, सियाल, सी सिलिका तथा एल एल्युमिना, इन्हें भी कहा जाता है। तो फिर इसमें देखोगे आपकी महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। मतलब कि जो महासागर की जो प्रॉपर्टी है वह किसकी बनी होती है, वह सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे सीम या सिलिका तथा या मैग्नीशियम कहा जाता है। और भू प्रॉपर्टी के आपके ठीक के नीचे क्या मिलेगा, मेंटल होता है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे क्या होता है, मेंटल होता है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं महासागरीय प्रॉपर्टी, ये पूरा महासागर मिलेगा, और फिर ये क्या महासागरीय क्या प्रॉपर्टी है, फिर ऊपर क्या है, ये पानी नीला नीला दिख रहा है, ये पानी, ये क्या है महासागर है, और ये महाद्वीप है, और ये महाद्वीपीय प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि इसमें नीचे ऊंचे करके पहाड़ों के रूप में दर्शाया गया। जैसे कि इसमें भी देख लें हम, विश्व की सबसे गहरी खान जैसे दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई कुल कितनी है, 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में, इसमें तेल की खोज के लिए इंजीनियरों की 6 किलोमीटर की मतलब कि ये खोदे गए हैं, 6 किलोमीटर गहराई तक भी इसको खोद लिया गया है। और पृथ्वी के केंद्र तथा पहुंचने के लिए बिल्कुल असंभव है। मतलब कि जो पृथ्वी के केंद्र तक में जो अब केंद्रित आंतरिक कोण है, यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल मुश्किल है, अभी तक जो बिल्कुल असंभव है। तो आपको समुद्र की कुल गहराई 6000 किलोमीटर की गहराई तक ही खोदना होगा। मतलब कि जो यदि वहाँ तक पहुँचना है तो उसमें कुल 6000 किलोमीटर की गहराई तक भी खोदना पड़ेगा जब वहाँ पर पहुँचोगे। तो फिर इसमें दिया क्या, उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी त्रिज्या आपको मिलेगी 3500 किलोमीटर। और फिर इसमें मुख्यतः क्या है, इसमें निकिल मिलेगा और लोहा। कौन कौन से पदार्थ मिलेंगे, निकिल और लोहा की बनी होती है। कौन, पृथ्वी। तो इसे क्या निफे या निकिल, फे या फेरस भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको, निकिल या फेरस भी कहते हैं। तो केंद्रीय क्रोड का तापमान तथा दाब काफ़ी उच्च होता है। मतलब किसका, जो केंद्रीय क्रोड है और उस केंद्रीय क्रोड का तापमान काफ़ी उच्च एवं दाब, तापमान के साथ साथ क्या दाब भी इसमें क्या होता है, उच्च मतलब अधिक होता है। तो फिर इसमें हम देखेंगे कि शैल एवं खनिज, मतलब कि कौन कौन से पदार्थ इसमें शैल है और खनिज है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार की शैलों की बनी है। मतलब कि जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वह अनेक प्रकार की छोटी छोटी शैलों से बनी होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनने यानी जो पृथ्वी बनती है उसमें बनने वाले खनिज पदार्थ जो क्या कहा जाता है, प्राकृतिक पिंड भी, यानी कि जो उन्हें क्या कहा जाता है, प्राकृतिक पिंड शैल भी कहा जाता है। और शैल का विभिन्न आकार एवं गठन भी होता है। मतलब कि कहने का यह हुआ, जैसे ये होती है, इसमें विभिन्न प्रकार के क्या रंग होता है, आकार होता है, जिससे कि शैलों का निर्माण या जिससे कि शैल के विभिन्न अंग या आकार इसमें जिसका गठन हो सकता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन, शैल। कौन कौन से प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। शैल बोले तो चट्टानें कौन कौन सी होती है, आग्नेयग्नियस शैल, मतलब कि आग्नेय चट्टान या शैल बोलें, और अवसादी सेडिमेंट, अवसादी चट्टानें, एवं कायांतरित शैल या कायांतरित चट्टानें, जिसे क्या बोलते हैं, मेटामार्फिक शैल के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि द्रविड़ मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को क्या कहा जाता है, आग्नेय शैल कहा जाता है। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। जैसे कि आग्नेय शैल कहा जाता है, इन शैलों से बनी हुई शैलों को क्या कहा जाता है, इन्हें हम
प्राथमिक शैल कहते हैं। आग्नेय शैल क्या होती है? 2 प्रकार की होती है, अंतः अंतःभेदी और बाह्यभेदी। मतलब कि शैल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, अंतःभेदी और बाह्यभेदी। शैल 2 प्रकार की होती है, अंतःभेदी और बाह्यभेदी। तो फिर क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हो? वास्तव में यह आगे तरल, एक तरल क्या होता है? द्रवित लाल द्रवित मैग्मा होता है। मतलब कि ये हुई पृथ्वी, और यहाँ पर जो गर्म भरा होता है वह लावा धीरे धीरे करके जब वह बाहर निकलता है पृथ्वी फूट के, तो वह क्या होता है? एक ज्वाला के समान लाल निकलता है, जो पृथ्वी की परपटी से निकलकर ऊपर चला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे ज्वालामुखी बोलते हैं, जो कि लाल द्रवित मैग्मा के रूप में पृथ्वी से बाहर निकलता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर क्या होता हुआ है? सतह से ऊपर निकल जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बतलाया। और वह ठंडा होकर क्या होता है? वह बाहर आने की ये परत में जम जाता है, ठोस एवं बहुत कठोर हो जाता है। जैसे कि आप इस प्रकार के बने शैल को क्या कहा जाता है? इन्हें बाह्यभेदी या आग्नेय शैल कहा जाता है। मतलब कि ये लावा जब बाहर निकलता है, बाहर निकल के वह ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाने के बाद वह काली ठोस परत के रूप में जम जाता है, जिससे क्या कहा जाता है? इसे बाह्यभेदी या आग्नेय शैल कहा जाता है। इनकी संरचना आप देखोगे क्या महीन दालों वाली होती, मतलब कि छोटे छोटे कणों वाली होती। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं इसमें वैसाल्ट मतलब कि दक्कन का पठार की शैलों का, बेसाल्ट मतलब जो दक्कन का पठार है वह है बेसाल्ट शैलों से बना है, जिसमें कि आप द्रवित मैग्मा कभी कभी क्या होता है? वह पृथ्वी की भूगर्भित से वह क्या होता है? गहराई के अंदर दबा रहता है, दबा ठंडा हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे द्रवित मैग्मा भी कहा। यानी कि द्रवित मैग्मा का क्या होता है? वह कभी कभी भूप्रपटी की गहराई के अंदर ही दबा रहता है, वह ठंडा हो जाता है। इस वजह से वह क्या बाहर नहीं निकल पाता, मतलब कि पृथ्वी में ही अंदर रह कर के वह ठंडा हो जाता है। जिसे क्या बोलते हैं? जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे अंतःभेदी आग्नेय शैल कहते हैं। तो यह धीरे धीरे करके क्या ठंडा होने के कारण वह बड़े बड़े दानों के रूप में ले लेता, मतलब ठंडा हो जाता है तो वह ऐसे बड़े बड़े दानों के रूप में दाने का रूप ले लेता है, जिसे हम ग्रेनाइट सेल का एक उदाहरण है। मतलब कि यह क्या है? एक ग्रेनाइट सेल का क्या है? एक उदाहरण है। मसालों तथा और दोनों का चूर्ण बनने के लिए जिन अवघर्षण पदार्थों का उपकरण होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम ग्रेनाइट के बने होते हैं, जिसमें कि ये अवघर्षण पदार्थ का होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? उनको ग्रेनाइट का बने होते हैं। तो फिर आप इसमें देखोगे कि शैल लुढ़क कर जैसे जैसे चकराती है, चक्कर एक दूसरे से टकराती है, तो वह छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती। मतलब कि जब जिस शैल जो होती है जब एक दूसरे से टकराएगी तो यह छोटे छोटे कणों में टूट जाती है। तो यह छोटे छोटे कणों को क्या बोलते हैं? अवसाद बोलते हैं। मतलब कि ये बड़े बड़े कण हैं, जब ये दो आपस में टकराएंगे तो यह क्या छोटे छोटे कणों का निर्माण कर लेगी, जिन्हें क्या बोलते हैं? हम अवसाद बोलते हैं। जैसे कि हवा जल आदि के द्वारा एक दूसरे के स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ जैसे हवा चलेगी, बारिश आएगी, तो यह धीरे धीरे लुढ़क कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम सेलों के यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं जिस दाने के रूप में। तो यह पौधे, जानवरों तथा अन्य सूक्ष्म जीवाणु कभी कभी शैलों के जीवाश्म में भी हो सकते हैं। जैसे कि आग्नेय अवसादी शैल उच्च ताप के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन से? आग्नेय एवं अवसादी शैलों के जो आग्नेय शैल एवं अवसादी शैल, जब इनके दोनों का क्या होता है? उच्च ताप एवं बल होता है, तो यह बल के कारण क्या होती है? कायांतरित शैलों में इसका यानी कि परिवर्तित हो जाती है या परिवर्तित कर देती है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखो चिकनी मिट्टी के स्लेट एवं चूना पत्थर, संगमर आदि इसका निर्माण करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कायांतरित शैलों का निर्माण जैसे जैसे किए जाती है तो वह क्या
वह क्या है, कायांतरित शैलों का रूप धारण कर लेती है। शैलों की परतों से बना अमृत पौधे। और इसमें दिया इग्नियस या लैटिन शब्द इग्नस जिसका अर्थ अग्नि है, सेडिमेंट्री है, जैसे कि लैटिन शब्द सेडिमेंट्री जिसका अर्थ स्थिर हो जाता है। मेटोग्राफिक ग्रीक शब्द या मेटाफोर जिसका अर्थ परिवर्तन होता है। दोस्तों यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस करते हैं तो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं फिर अगला क्या है हम देखते हैं। इसमें सेल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी, मतलब जो सेल है, चट्टानें क्या होती है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है। कठोर सेलों का उपयोग जैसे कि हम इसमें किस में निर्माण करते हैं, सड़क में, घर में एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। कठोर सेल का उपयोग हम किस में करते हैं, सड़क में, घर में एवं इमारतें बनाने में कठोर सेल का निर्माण अनेक उपयोग होता है। जैसे पत्थरों का उपयोग करके खेलों की करते हैं, मतलब खेलों में करते हैं। जैसे पत्थर का उपयोग खेलने में करते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कि 7 पत्थर, पिट्ठू, चिचबटी या टापू या किट पत्थर, केटियली इत्यादि अपने अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों से पूछकर देखिएगा या उनसे कुछ जानकारी प्राप्त कीजिएगा। तो आओ कुछ करके सीखे। इसमें अनेक स्मारक जो एकत्रित किए गए, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं सफ़ेद संगमरमर का क्या है, ये क्या ताजमहल है। और ये क्या है, लाल किला देखिएगा, लाल बलुआ पत्थर से बना है, क्या, लाल किला। और जैसे कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार के शैलों के तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि शैल एक दूसरे से शैलों में परिवर्तन की प्रक्रिया शैल चक्र कहते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि द्रवित मैग्मा जब ठंडा होता है तो वह ठोस या आग्नेय शैल बन जाता है। कौन, मैग्मा। तो फिर आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों से टूटकर किस में, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है। तो फिर स्थानांतरित होकर कौन सी शैल बनती है, वहाँ पर अवसादी शैल का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब शैल एक स्थान से जब बड़ी होती है वह टूटकर आपस में छोटी होती है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाती है और या स्थानांतरित हो जाती है। उन शैलों को क्या बोलते हैं, उन शैलों को बोलते हैं अवसादी शैल कहते हैं, या अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। जैसे कि इसमें ताप है, दाब के कारण आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल में बदल जाती है। कौन सी शैल में बदल जाती है, ये कायांतरित शैल में बदल जाती है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण ये कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा, मतलब जब इसमें अत्यधिक दाब पड़ता है तो यह शैल पिघलकर कौन से द्रवित मैग्मा बन जाती है, जिसका द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर क्या किसका निर्माण करता है, आग्नेय शैल का निर्माण करता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जब ये मैग्मा जब पृथ्वी से बाहर निकलता है तो वह लाल द्रवित या बहुत ज्वाला के रूप में निकलता है। फिर किसका निर्माण करता है, फिर यह आग्नेय शैल का निर्माण करता है। आग्नेय शैल से फिर क्या बनते हैं, छोटे छोटे अवशोषित पदार्थ में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, जिसमें अवसाद या तलछट बोलते हैं। फिर यह टूट करके इसमें अवसादी शैल का निर्माण करते हैं जो बहुत ही महीन कण होते हैं। फिर इसमें जब ये आगे चलकर किसका निर्माण करते हैं, फिर कायांतरित शैल का निर्माण करते। कायांतरित शैल यदि फिर ठोस कठोर हो जाती है तो वह फिर लावा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और जैसे कि इसमें अवसादी शैल भी। तो फिर इसमें दिया गया कि किस इस प्रकार की बनी खनिजों से खनिज के रूप में प्राकृतिक खनिज जो है वह प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिनके कि निश्चय भौतिक या गुणधर्म या निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, जिसमें कि अनेक खनिज मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है, कुछ उपयोगी ईंधन की तरह होते हैं, जैसे कि कोयला है, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, इसका उपयोग उद्योग है, औषधि है, उर्वरक भी होता है, जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम इत्यादि। इसमें आओ कुछ करके देखते हैं दोस्तों। अब क्या इसमें देखते हैं हम इनके कुछ प्रश्नों। पृथ्वी की 3 परत बताइए। पृथ्वी की कौन कौन सी परत है, फर्स्ट है परपटी, बाहरी परत, आंतरिक परत, क्रोढ़न।
और ऊपरी। शेल क्या, छोटे छोटे कणों का निर्माण करके वह अवसादी शेलों का निर्माण करती हैं। 3 प्रकार की शेल, जैसे कि फर्स्ट में क्या है, कायांत्री सेल, अवसादी सेल, और एक कौन सी है, और आग्नेय सेल। ये 3 प्रकार की सेल हैं। और बाहर भेदी और अंतर्वेदी सेलों का निर्माण कैसे होता है, और फिर क्या है, सेल चक्र से आप क्या समझते हैं। सेलों का उपयोग कहाँ करते हैं, सड़क में, घरों में, बड़ी इमारत में। कायांत्री सेल क्या है, इसके बारे में बतलाना है। और फिर क्या है, आओ, द्रवित मैग्मा बने होते हैं, किसके बने होते हैं, आग्नेय सेल है, अवसादी सेल है, कायांत्री सेल है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है, भूपर्पटीय बाहरी हुई, मेंटल डिस्क यानी कि बीच का हुआ, और फिर क्रोड है, और फिर सोना, पेट्रोलियम एवं कोयले किसके उदाहरण हैं, सेल के, खनिज के, मैग्नीशियम के। इसके बारे में बतलाना है। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, अवसादी सेल होती है, कायांत्री सेल होती है, आग्नेय सेल होती है, कौन सी होती है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, पृथ्वी की सबसे पतली परत है पर्पटी, जो कि उसकी ऊपरी सतह है। और क्रोड क्या है, खनिज तेल क्या है, खनिज क्या है, शेल क्या है। इसके बारे में बतलाना, इसमें सही जोड़ी का मिलान कीजिएगा। और फिर इसमें कुछ और है, जैसे कि चिकनी मिट्टी है, सियाल है, इसके बारे में बतलाना। कारण बताइए कि हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, क्योंकि पृथ्वी की केंद्र की गहराई 6000 किलोमीटर है, 6000 किलोमीटर है। अवसादी सेल और अवसाद से बनती है। चूना पत्थर संगमरमर से में बदलता है। आओ कुछ करके सीखें। जैसे कि इसमें दिया गया कि कढ़ाई है, आभूषण है, हथौड़ा है, घंटी है, तवा है, दीप है, इसके बारे में बतलाया गया। तो दोस्तों, हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्या है, हमारी बदलती पृथ्वी। क्या, हमारी बदलती पृथ्वी। तो किस तरह से पृथ्वी बदलती है उसके बारे में देखते हैं। स्थलमंडल के यानी कि अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे हम स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। स्थलमंडल की प्लेट जो है वह अनेक क्या है, अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे स्थलमंडल कहते हैं। यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा कैसी होती है, वह धीमी गति है। मतलब कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो प्लेट है, वह प्लेट क्या होती है, हमेशा बहुत धीमे गति से चारों तरफ क्या होती है, वह घूमते रहती। कौन, जो प्लेट है। और प्रत्येक वर्ष में कुछ किलोमीटर से लगभग पृथ्वी के अंदर ही पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता। मतलब कि जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, मैग्मा जब वह धीरे धीरे करके वह प्रज्वलित या फूटता है, जिसके कारण पृथ्वी की प्लेट में क्या कुछ हलचल होती है, जिस वजह से वह पृथ्वी जो प्लेट है वह धीरे धीरे गति करती रहती है, यानी घूमते रहती है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ जो मैग्मा द्रवित रूप में घूमता है, तो वह जो है क्रिया दिखलाता है, यानी कि मैग्मा ही इसको सबसे करता। मैग्मा के कारण ही ये प्लेटें क्या होती है, वह धीरे धीरे क्या करती है, वह गति करते रहती है। तो प्लेट की गति के कारण पृथ्वी की सतह में भी परिवर्तन होता है। मतलब कि ये प्लेट है जैसे घूमती है, जिसके कारण कि पृथ्वी की सतह में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। पृथ्वी के गतिशील उन बलों के आधार पर विभाजित किए गए, मतलब कि पृथ्वी की जो गतिशील बल हैं उनके आधार पर ही है इसको क्या करते हैं, वह विभाजित करते हैं, जिसके कारण गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल बहुत आंतरिक या आंतरिक भाग में गठित, मतलब कि जो इसके कारण जो बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में जो आंतरिक जटिल, पृथ्वी के आंतरिक जटिल भाग में ऐसी हलचल उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम क्या अंतर्जात बल बोलते हैं, या
एंडोजेनिक फोर्स भी बोलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, या अंतर्जात बल और या एंडोजेनिक फॉर्म बोलते हैं। किसके कारण? पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण। तो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बहिर्जात बल या एक्सोजेनिक फोर्स, मतलब कि पृथ्वी की जो सतह पर उत्पन्न होने वाले इस प्रकार के बल को क्या बोलते हैं? बहिर्जनित बल या एक्सोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे चित्र 3.1 में, अंतर्जात कभी बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। मतलब कि जो अंतर्जात बल होते हैं, यदि आकस्मिक मतलब कि कभी कभी ये क्या करते हैं, आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वह कभी धीमी हो जाती है और या कभी तेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, भूकंप आता है या फिर ज्वालामुखी आती है। जैसे कि आकस्मिक भूकंप या ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक घटना क्या होती है, वह गति धीरे धीरे आने की, जो गति होने के कारण यह बहुत ही पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। किससे? भूकंप आने से या ज्वालामुखी विस्फोटित होने से। तो फिर आप कुछ करके रंगीन कागज़ लीजिएगा, उसमें आधे भरे बीकर में आप देखेंगे कि छिपाही पर रखा गया है। जैसे कि जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि जल का भाप परतों में के साथ कागजों पर गोली के ऊपरी उठी हुई होती है। ठंडे पानी की परतें के साथ क्या होती है, गोली नीचे बैठ, जैसे ठंडे पानी पर पड़ते हैं तो वह गोली क्या होती है, वह नीचे बैठते जाते हैं। तो इसमें देखते हैं हम पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ क्या होती है, दो प्रकार की, बाह्यजनित बल और अंतर्जनित बल। तो बाह्यजनित बल में देख लें हम, इसमें अपर्दन और निक्षेपण। कौन से? नदी का बहता जल, पवन है, समुद्री तरंग है, हिमनाद है। और फिर इसमें देखेंगे कौन सा? अंतर्जात बल। अंतर्जात बल में आप देखेंगे आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। तो इसमें आकस्मिक बल में देखेंगे आप तो क्या मिलेगा, भूकंप है, ज्वालामुखी है और क्या, भूस्खलन है। और पटल विरूपण बल में देखेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें पर्वत या निर्माणकारी बल, जो स्थल रूपों के रूप में विकसित होता, यानी कि विकास होता है। तो फिर इसमें हम देखेंगे कि पृथ्वी के ज्वालामुखी परत पर किस प्रकार से छिद्र या पिघला हुआ अचानक निकलता है। मतलब कि ये क्या हुआ, हमारी पृथ्वी का कौन सा भाग, ये मेंटल और ये परपटी, मतलब पृथ्वी का ऊपरी भाग। जब भी क्या होता है कि जब यहाँ पृथ्वी पर क्या, ये लावा भरा है, जब ये लावा बहुत ही ठोस रूप में बाहर निकलता है, वो कैसा निकलता है, वो है लाल मैग्मा के रूप में निकलता है। तो फिर निकलने के बाद क्या होता हुआ है, बाहर ये परत के रूप में एकत्रित या जमा हो जाता है। जैसे कि ये परत है, परत के रूप में वो है जमा हो जाता है। और फिर उसमें ये क्या निकलती है, केप के आकार की क्रेटर, मतलब कि कप के आकार की। इसमें क्या होती है, कप के आकार की, ये कप नुमा जैसी की ऊपरी संरचना बन जाती है। किसकी? ज्वालामुखी की। जब ऊपर निकलता है, निकलने के बाद क्या होता है, वह मैग्मा क्या, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद यह क्या होता है, यह जम जाता है जिसे क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, लावा। ठंडा होकर कहाँ पर, पृथ्वी के बाहरी परत पर जमा हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं एंडो अंतःस्राविक जैनिक उत्पन्न या जेनेटिक के बारे में दिखलाया गया। जैसे कि फिर एक में इस प्रकार की प्लेट के अंदर करने पर यह कंपन उत्पन्न होता है, पृथ्वी के चारों ओर गति करने लगता है। जैसे कि मैंने अभी बतलाया, उसके बारे में ही बतलाता है। फिर जहाँ पर असंभव होता है उसे क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र बोलते हैं। मतलब कि जहाँ पर अचानक हलचल उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र बोलते हैं। यह उद्गम केंद्र पृथ्वी की सतह के निकटतम स्थान पर अभिकेंद्रित होती है। और फिर अभिकेंद्रित बल बाहरी जल तरंगों के रूप में गति करते हैं। अभिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, जिसमें कि अभिकेंद्रित या दूरी बढ़ने के कारण भूकंप तीव्र गति से उत्पन्न होता है। इसमें दिया गया है कि भरकम ढक्कन के बार बंद करने पर, गर्म करने पर रखा जाता है। कुल मास्टर चम्मच या मटर या चम्मच में मोती ढक्कन के ऊपर आप देखोगे कि किस प्रकार जल उभर कर या ठंडा जल भी हिलने लगता है। वस्तुओं के आकार एवं रखी हुई कंपन उत्पन्न होने लगती है। और चम्मच में जैसे कि इसमें दिखाया गया उद्गम केंद्र है, यह वह केंद्र जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है। मतलब कि
मेन पॉइंट है, जहाँ पर क्या होता है, उद्गम केंद्र का मतलब होता है कि जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के साथ ये बाहरी कण में क्या करते हैं, वह हलचल उत्पन्न करते हैं। जैसे प्लेट है, प्लेट क्या होती है, एक दूसरे से टकराती है, तो यह अभिकेंद्रित बल बन जा, और फिर ऊपरी भूकंप तरंगें बाहर की ओर चलती है, मतलब कि ये इस तरह से अंदर की ओर चलती है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि भूकंप की 3 तरंगें थी, पी तरंगें, अनुदैर्ध्य तरंगें, एस तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें, एल तरंगें, पृष्ठीय तरंगें। 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। कौन सी? पी तरंगें, जिन्हें क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें, एस तरंगें, जिन्हें अनुप्रस्थ तरंगें बोलते हैं, एल तरंगें, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय तरंगें। तो फिर इसमें दिखाया गया है कि तरंगें के बारे में, जिसकी भूकंप के कारण संभव नहीं है, जैसा कि संभव इसके प्रभाव निश्चित रूप से इसका प्रभाव को निश्चित रूप से हम क्या कर सकते हैं, इसको कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीके, जैसे भूकंप की संभावना का अनुमान लगा, मतलब कि जो जहाँ पर भूकंप आते हैं वहाँ के रहने वाले लोग क्या होते हैं, आनुवांशिक रूप में क्या करते हैं, यह संभावना या अनुमान लगाते हैं कि जैसे कि जानवर के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछली की उत्तेजना, सांपों की धरातल पर अचानक, मतलब कि ये जीव जो होते हैं वो है संभावना दिलाते हैं कि भूकंप में यहाँ पर भूकंप की संभावना हो सकती है। इस प्रकार से अचानक इन जीवों में परिवर्तन हो जाना, मतलब कि जीव में अचानक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण कि यह अनुमान लगाया जाता है, जिससे कि यह अनुमान लगाया जाता है कि भूकंप आने की संभावना हो सकती है या बन सकती है। जैसे गुजरात के भूकंप के द्वारा विनाश, इसमें दिखाया गया है। भूकंप की अनुपस्थिति या वास्तु स्थित अध्ययन। भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज का शहर रिएक्टर स्केल 6.9 पर तीव्रता से भीषण भूकंप आया। शहर में क्या हुआ, आग, चारकोल एवं आग गठित या पलटने के कारण अनेक प्रकार के स्थानों पर आग लगी। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल, जैसे कि राष्ट्रपति आपातकाल स्थिति। भूकंप के बारे में इसमें स्कूल के सिपाही सर्वाधिक क्षेत्र के बारे में 971 छात्रों में, जिसमें कि 31 छात्रों की यानी कि 31 शिक्षकों की मौत हो गई, जिसमें इसमें बदलाया गया। भूकंप का मानक यंत्र किसे क्या बोलते हैं, इसमें सिस्मोग्राफी या भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप को किससे नापते हैं, सिस्मोग्राफ से। और स्केल रिएक्टर होता है जो कि तीव्र गति से उत्पन्न इस प्रकार इसके बराबर होते हैं, जिसमें भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है। वस्तुओं में गिरने की क्षति पहुंचने पर भूकंप की तीव्रता 6.0 के अधिक होती है। शक्तिशाली है 7.0 तक ही होती है, जो सर्वाधिक होती है। भूकंप के समाचार पत्रों पर आप देखेंगे मुख्य समाचार पत्रों के रूप में दिखाया गया है। भूकंप की वास्तु स्थिति का अध्ययन पढ़ने और इसे घटनाक्रम के श्रेणीबद्ध करते हैं। कल्पना जैसे स्कूल या समय के साथ भूकंप में जाएं और कुछ सुरक्षा दिए गए। भूकंप लेखी, इसे क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफी, जिससे भूकंप को मापा जाता है। भूकंप के बचाव की तैयारी। किस प्रकार हमें भूकंप से होने वाली घटना से बचा जा सकता है। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लेना चाहिए। सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे के अंदरूनी कोने पर बैठें। इनमें से दूर आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट ना सकने वाली खिड़कियां या दर्पण तस्वीर से फ्रेम से, और फिर इनसे क्या करें, दूर रहें। ये क्या है, अचानक टूटने वाली वस्तुएं जो भूकंप के कारण आती है, भूकंप के झटके पड़ते थे, ये वस्तु क्या हो जाती है, ये टूट जाती है, जिससे कि बहुत ही नुकसान हो सकता है। पहले से हम तैयार रहें। दोस्तों के पारिवारिक सदस्यों जागरूकता फैलाएं और आपदा के सामना से विनाश का विश्वास करें। फिर देखते हैं इसमें मुख्य स्थल कृतियाँ, जैसे कि अपक्षय या अपर्दन नामक 2 क्रमों या पृष्ठभूमि में लगातार विघटन होते रहती है, जिससे कि पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने को अक्षय क्रिया कहते हैं। मतलब कि पृथ्वी की जो सतह है उसमें शैलों को टूटने की क्रिया को क्या बोलते हैं, उसे हम अक्षय क्रिया कहते हैं। होती है अक्षय क्रिया होती है। जो भूपृष्ठ पर जल है, पवन है, हिम है जैसे घटकों के द्वारा होने वाले अपर्दन को क्या बोलते हैं। जिस प्रकार के घटक जल, पवन या हिम के छोटे छोटे घटक में अपक्षय होता है,
उन्हें हम अपरदन कहते हैं। जैसे कि जल, वायु अत्यधिक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान में पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण ये दो प्रकार के होते हैं। धरातल या विभिन्न स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। जैसे कि इसमें हम देखते हैं नदी के कार्य। नदी के कार्य में नदी का जल जैसे अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़ी या ढाल पर जाले स्थान पर अत्यधिक कठोर शैल में खड़ी ढाल वाली घाटी पर गिरती है तो वह जलप्रपात बनाती है। मतलब कि आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे कि ये नदी आ रही, नदी आने के बाद सीधी एक खड्ड में जाकर गिरती है तो यह क्या करती है, खड़ी ढाल वाली शैलों का खड़ी ढाल के रूप में वह जल गिरने लगता है जो नीचे की सतह पर चला जाता है। कठोर शैल जल की शक्तियों को काटे या मृदुर करते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है, वह मोड़ कर बाहर चली जाती है। मतलब कि ये नदी जाती है, नदी ऐसे करके क्या होती है, मोड़ लेती है और फिर अचानक सीधे मोड़ कर जल मार्ग में वह बहने लगती है। तो इसमें मोड़ों विसर्ग भी कहते हैं। इन मोड़ों को क्या कहा जाता है, इन्हें हम विसर्ग भी कहते हैं। विसर्गों के किनारे पर लगातार अपरदन या निक्षेपण शुरू होता है। जैसे कि विसर्ग लूप सिरे के निकट आते हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय 7 विसर्ग लूप नदी में कट जाते हैं। दोस्तों ये पार्ट 2 और 3 थोड़ा लंबा होने के कारण इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। तो फिर इसमें झील बनती हैं। तो फिर जिसे हम चाप झील भी कहते हैं। मतलब ये आती हैं इस प्रकार से, जब बहती हैं तो वह एक जगह जाकर चले जाने के एकत्रित हो जाती है, जिसमें कि विसर्ग के रूप में चलती हैं और फिर आगे चलकर यह झीलों का निर्माण भी कर लेती हैं। भारी फलस्वरूप इसमें निकटवर्ती है बाढ़ बनती है। फिर बाढ़ के कारण नदी के तट पर निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी अन्य पदार्थ का निक्षेपण भी करती हैं। ऐसी मिट्टियाँ पदार्थों के अवसाद जो निक्षेपण करती हैं, इस प्रकार की मिट्टियों को क्या कहते हैं, पदार्थों का निर्माण या अवसाद भी कहा जाता है। इसे समतल उपजाऊ या बाढ़ग्रस्त मैदानों का निर्माण करते हैं। और नदी के स्थित तटों पर क्या बोलते हैं, इसे हम नदी के स्थित तटों को तटबंध भी कहते हैं। पहुँचने तथा पहुँचते नदी प्रवाह धीमा, जैसे जब नदी चलती है चलते जाती है तो वह उस एक टाइम में वह उसका प्रभाव क्या हो जाता है, वह धीमा हो जाता है और कई धाराओं में वह विभाजित हो जाती है। तो फिर इसमें हम देखेंगे फिर किस प्रकार इनका निर्माण होता है और फिर आने के तरीक़ों में क्या होता है, वितरिका भी कहा जाता है कि इन्हें क्या कहा जाता है, वितरितिका भी कहा जाता है। इस झिल्ली में धीमी गति से होती तथा वह अपने साथ लाए गए सेडिमेंट या मलबे निक्षेपण करने लगती है। तो प्रत्येक वितरणिका अपने कुल मुहाने का निर्माण करती है और यह मुहाने कुल अवसादों या डेल्टा का निर्माण होता है। मुख्य नदी वितरिका इस प्रकार के यह मुख्य नदी आती है, जब वह धीरे धीरे करके अनेक धाराओं में बढ़ जाती है तो उसका विसरण कम हो जाता है। तो जिसमें जाकर यह नदी एक दूसरे पर किनारे पर जाकर वहाँ किसका निर्माण करती है, नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट लाकर या छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लाकर या उनसे जो उपजाऊ मिट्टी लाकर एकत्रित करते हैं, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं डेल्टा। जैसे कि हम देखते हैं अब समुद्री तरंगें कि समुद्र में किस तरह की तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो समुद्री तरंगें क्या अपरदन या निक्षेपण के तटीय स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों में टकराती हैं। मतलब कि जो समुद्री तरंगें हैं लगातार जब इस शैलों में टकराती हैं तो जिससे कि दरारें विकसित हो जाती हैं। मतलब कि समुद्र की जो तरंगें आती हैं जब वह चट्टानों में जब वह तरंगें उसमें क्या दीवारों पर टकराती है तो क्या करती है, उसमें दरार विकसित कर देती। मतलब कि ये तरंगें जब इसमें टकराएगी तो इसमें क्या करेगी, छोटी छोटी क्या दरारें उत्पन्न कर देती है, जिसके कारण वह दरारें विकसित हो जाती है। समय के साथ साथ बड़ी हुई जो है जब ये दरारें जैसे समय बदलता जाता है
तो उसके साथ साथ ये दरारें भी क्या होती हैं, वो है बड़ी होती जाती है या चौड़ी होती जाती है, जिससे समुद्री गुफा का निर्माण हो जाता है। जिससे क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी दरारें बन जाती है, जिसमें कि यह समुद्र की गुफा के रूप में इनका निर्माण हो जाता है। इन गुफाओं में बड़े बड़े हो जाने के कारण वह केवल छत भी बन जाती है, जिससे क्या तटीय मेहराब कहते हैं। मतलब कि इस तरह से ये बन जाती थी या क्या हुआ, छतें का निर्माण कर लेती है, तटीय या मेहराबदार बनती हैं। लगातार अपरदन के कारण छत क्या है, तोड़ देता है और केवल दीवारें बच जाती। मतलब कि ये इसमें लगातार बदलाव के कारण यह छतें को क्या करते हुआ है, तोड़ देती है, जिससे कि वह सिर्फ दीवारें ही बच जाती है। दीवार जैसी स्थल कृतियाँ स्टॉप कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, दीवारें जैसी कृतियाँ को स्टॉप बोलते हैं। इसके कारण ऊर्ध्वाकार या कटे चट्टानें ऊर्ध्वाकार परिवर्तन से उठी हुई तलछटी क्षेत्र में, जैसे कि समुद्री भृंगु कहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, समुद्री भृंगु बोलते हैं। ये समुद्री तरंगे किनारे अवसाद या समुद्रीय पुतीन का निर्माण करते हैं। तो फिर देखते हैं हम इसमें हिमनाद। हिमनाद क्या होती हैं, हिमनाद के बारे में अब देख लेते हैं। तो हिमनाद क्या है, यह एक हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। मतलब कि हिमालय से जो बर्फ़ के रूप में धीरे धीरे कर पिघल कर आते हैं, और वह सदा नीरा यानी कि हमेशा बर्फ़ यानी वर्ष भर इसमें जल बहता रहता है। इसे हम हिमनाद नदियाँ बोलते हैं। जैसे कि गौशाली मिट्टी पत्थरों अवशेष अपरदित कर देती है इस प्रकार से, और गोलासमी मिट्टी जैसे पत्थरों भ्रदृश का अपरदन करती है। हिमनाद गहरे गर्त का निर्माण करती है। मतलब जो हिमनाद नदी होती है वह धीरे धीरे क्या गहरी गर्त का निर्माण करती हैं। और फिर पर्वत क्षेत्र बर्फ़ या पिघलने से वह गति उन पर जब बर्फ़ पिघलता है तो पिघलने के साथ साथ वह जल के रूप में आती है, तो वह क्या वहाँ पर घट के रूप में भर जाता है, या धीरे धीरे कर पिघल कर वह घट के रूप में भर जाता है। जैसे कि हम देखते हैं सुंदर झीलों बन जाते हैं। मतलब कि जब ये पानी आता है तो पानी साफ शुद्ध होता है, तो जिसके कारण शुद्ध झीलों का जैसे कि झील बन जाती है। हिमनाद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे कि आप शैल देखेंगे, रेत है, तलछटी है, निक्षेपण आदि इसमें लाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिमनाद हिमोड बोलते हैं। किसको, हिमनाद के द्वारा लाए गए सेडिमेंट को क्या बोलते हैं, हिमनाद या हिमोड बोलते हैं। जैसे कि हम फिर इसमें हम देख सकते हैं कि क्या है पवन जल के कार्य। क्या आप कभी कभी रेगिस्तान में देखे होंगे कि बालू या डिब्बे एकत्रित करके हम प्रयास करते हैं। रेगिस्तान पवन अपरदन के निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में एक क्षेत्र है जैसे कि आकार में शैल के रूप में देख सकते हैं, जिसे छत्रक शैल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, छत्रक शैल भी बोलते हैं। पवन शैल के ऊपरी या निक्षेपी भाग आसानी से काटती है, इसलिए इसे शैल का संकीर्ण विस्तृत हो जाता है पवनों के पर। इस प्रकार से बनने वाली तलछटी पहाड़ी जो होती है वह छोटी छोटी होती हैं। बालू डिब्बा भी कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बालू डिब्बा भी कहते हैं। जब बालू डिब्बा एक महीन या हल्के होते हैं, यह डिब्बा क्या होते हैं, महीन या हल्के होते, भारी या हल्के होते हैं, जिसके कारण कि यह वायु में उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। यह बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपण हो जाते हैं और लोयस भी कहते हैं। यह निक्षेपण हो जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, लोयस बोलते हैं। जैसे कि चीन में एक विशाल लोयस निक्षेपण है। तो प्रश्न देखते हैं, प्लेट क्यों घूमती है, किसके कारण घूमती है, और बहिर्जात तथा अंतर्जात बल, और अपरदन क्या है, बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण कैसे होता है, और बालू डिब्बा क्या है, समुद्री पुतीन का निर्माण कैसे होता है, चप झील क्या है, इनके बारे में बतलाना है आपको कमेंट बॉक्स में। इसमें समुद्री तरंगे की विशेषता नहीं है, जैसे कि शैल है, किनारा है, समुद्री गुफा है, तो इसमें ये नहीं। हिमनाद की निक्षेपण विशेषता होती है बाढ़ग्रस्त, पुलीन या हिमोड, इनमें से कौन सी नहीं होती। और तो पृथ्वी की आंतरिक गतियाँ के कारण कौन सी घटना होती है, पृथ्वी की आंतरिक
गति के कारण कौन सी घटना होती है? तो इसमें क्या ज्वालामुखी है, बला है, बाढ़ग्रस्त। आपको पता होना चाहिए कि ज्वालामुखी होती है। छात्रक शैल के यहाँ रेगिस्तान में, हिमनाद में आपको रेगिस्तान में मिलेंगे, या फिर नदी घाटी में, या फिर हिमनाद में। इसके बारे में बतलाना है। चाप झील कहाँ पाई जाती है? चाप झील यहाँ पाई जाती है हिमनाद में, नदी तट में, रेगिस्तान में। चाप झील आपको कहाँ पर मिलेगी? संभवतः रेगिस्तान में। तो फिर इसमें सही जोड़ी बनाई है। इसमें कि हिमनाद है, विसर्प है, पुलीन है, बालू डिब्बा है, जलप्रपात है, भूकंप है। इनके बारे में बतलाना। भूकंप क्या है? भूकंप किसके कारण आता है? पुलीन क्या है? बालू डिब्बा क्या है? जलप्रपात क्या है? और फिर इसमें इनको सही मिलान कीजिएगा। कारण बताइए। उच्च शैल छत्रक का आकार कैसे होता है? बाढ़ग्रस्त, यानी कि बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होता है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। और फिर समुद्री गुफा स्टैक के रूप में होती है। समुद्री गुफा मतलब कि ये समुद्री तरंग है जो चट्टानों से टकराती है, वह धीरे धीरे गुफा का निर्माण करती है, पथ के रूप में, ऊपर छत के रूप में बन जाती है। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती है, क्योंकि वह है। तो फिर इसमें नीचे दिए गया है, इसके बारे में बतलाना है। चित्र के आधार पर कौन कौन सी क्या होता है, ये क्या है, कौन सा मैदान है, ये क्या है, और ये क्या है, ये जलप्रपात है, स्थलाकृतियाँ हैं, इसके बारे में दिखलाए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, तो जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5। तो जय हिंद। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।